सामीन आदाब। रेख्ता .org की खुसूसी पेशकश हम कलाम में हम आपकी मुलाकात उर्दू के अदीबों और शायरों से करवाते रहते हैं, लेकिन आज उर्दू के उस अदीब से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जिन्होंने एक लंबा अरसा उर्दू अफसाने, उर्दू फ़िक्शन को दिया। उर्दू फ़िक्शन में उर्दू अल्फाज को एक मोतबर ज़रिया बना के उन्होंने उर्दू फ़िक्शन को, जो मंटो, बेदी, कृष्णचंद्र और असमत चुगताई की एक रिवायत थी, उसको न सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि उसमें नई नई जहतें तलाश की और उर्दू में उन्होंने अफसाने लिखे, नॉवेल लिखे, अफसानचे लिखे। और उस हालांकि उर्दू में उर्दू फ़िक्शन की रिवायत उतनी पुरानी नहीं है जितनी हमारे यहाँ उर्दू शायरी की है, लेकिन हमारे उर्दू फ़िक्शन में कुछ ऐसे लिखने वाले हमेशा मौजूद रहे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं इस फ़िक्शन, उर्दू की फ़िक्शन को आलमी सतह पे न सही लेकिन कम से कम हिंदुस्तानी ज़बानों में एक अहम शनाख्त अता की है। उस शनाख्त अता करने में एक सबसे अहम नाम जोगिंदर पाल जी का है। आज हम आपकी मुलाकात जोगिंदर पाल जी से करवाएंगे। जोगिंदर पाल साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, हम आपका खैर मकदम करते हैं। और सवाल हम यहाँ से शुरू करते हैं कि आपकी पैदाइश सियालकोट से है जी। सियालकोट अब पाकिस्तान में है। हाँ। और 47 के बाद आप हिजरत करके पंजाब तशरीफ़ लाए और पंजाब से पता नहीं कहाँ कहाँ आप घूमते रहे। तो ये जो सफ़र है आपका, ये जो सफ़र की शुरुआत जो पाकिस्तान से होती है और फिर हिंदुस्तान से आप बाहर भी जाते हैं और फिर वापस हिंदुस्तान आते हैं, तो ये क्या ये हिंदुस्तानी मिट्टी की ये कशिश है जो आपको खींच के, आप कहीं भी जाएं, खींच के आपको हिंदुस्तान ले आती है? मैं समझता हूँ कशिश भी होती है और ज़रूरत का भी इसमें हाथ रहता है, बल्कि ज़रूरत का ज़्यादा ही हाथ रहता है। कई बार हम कशिश के बावजूद मजबूर होकर रह जाते हैं। तो खुदा मेरे साथ फैयाज़ रहा कि वो मुझे मौके भी अता करता रहा बाहर जाने के, मुख्तलिफ़ कामों में उलझने के और खुश रहने के, उलझने के बावजूद, और फिर वापस अपनी जगह पे भी आया और फिर आके उसी काम को पकड़ा जिससे शुरू किया था, यानी एजुकेशन। यहाँ एक अपने औरंगाबाद में पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज था, वहाँ का प्रिंसिपल रहा मैं 13-14 साल। उससे पहले ही मैं रहा हो जाना चाहता था, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आदमी पढ़ते पढ़ते ही गुज़र कर सके तो उसके लिए बहुत मुफीद रहता है। वरना एक टीचर का तो ये शायद कायदा हो जाता है, अगर वो इस कमज़ोरी का शिकार रहा हो तो, कि वो बात भी करता है तो लगता है टीच कर रहा है, बात नहीं कर रहा। तो सब ऐसे गुज़रती चली गई और अब खुदा के फजल से इत्मीनान से एक जगह बैठने का मौका मिला हुआ है, जिसके लिए मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ। जी सर, आपने अपनी तख्लीकी या इजहार के लिए, तख्लीकी इजहार के लिए अफसाने या फ़िक्शन ही को क्यों चुना? क्योंकि फ़िक्शन वो ज़माना जिस ज़माने में आप लिख रहे हैं, हालांकि उस ज़माने में ये बड़े बड़े लोग लिख रहे हैं, लेकिन हमारी उर्दू रिवायत में शायरी की तरफ रुझान ज़्यादा रहा है लोगों का। फ़िक्शन ही को क्यों चुना? रवायत का यकीनन कुछ हिस्सा रहता है, लेकिन मेरे यहाँ शुरू से ही मैं अफसाने में, अंग्रेज़ी अफसाने में, उर्दू अफसाने में, किसी हद तक हिंदी अफसाने में भी शरीक रहा। तो इस तरह पढ़ना लिखना जो शुरू हो गया, तो लिखने की रवायत जो है अपने यहाँ अच्छी खासी थी। मास्टर्स थे उर्दू के उस वक्त लिख रहे, मंटो था, कृष्ण था, बेदी था और कई लोग थे। हाँ, इस्मत थी। इस्मत के अलावा भी और बहुत, कुर्रतुल ऐन हैदर थी। तो आपके लिए अच्छी मिसालें थी लिखने वालों की, और आपको लिखना उर्दू में उस वक्त भला लगता था। यानी ऐसा नहीं है कि आप एक मामूली ज़ुबान में लिख रहे हैं और जो जैसे भी लिख दें चल जाएगा,
बल्कि बहुत अच्छा लिखा जा रहा था। जी ये कृष्ण बेदी का दौर जो है कुर्तुलैन हैदर का, मैं समझता हूँ उर्दू कहानी ही नहीं बल्कि दुनिया भर की कहानियों का बेहतरीन दौर है। अपनी कमज़ोरियाँ तो हर जगह जी हर ज़बान में रहती हैं। ज़बान में होती हैं, जी लेकिन ये अच्छी खासी रवायत का मौका मिलता रहा उर्दू वालों ये को जो भी। हमारे उर्दू कहानीकार, ये जो बड़े उर्दू कहानीकार हैं, आपकी मुलाकात इनमें से किन किन लोगों से रही है? मैं मुलाकात तो तकरीबन मैं समझता हूँ हर एक से रही है। जी किसी मौके पे मुलाकात हो जाती थी, अफसाना पेश करना होता था, उन्होंने भी मैंने भी। अच्छा शुरू शुरू में मिलने का चाव था बहुत, तो हम कहीं पता चल जाए कि कृष्ण आए हुए हैं तो कुछ भी हो जाए वो वहाँ ज़रूर जा पहुँचते थे। यानी ये एक बहुत बड़ा इनाम था उनसे मिलने का, उनसे बात करने का। तो खुदा मौके देता रहा। जी। और इन लोगों से मुलाकात आपकी हाँ, मुलाकात मेरी होती रही? कृष्ण से रही शुरू में। जी हम जाके आउट ऑफ द वे जाके उन मौके निकालते थे कि उनसे मिले। इसे जी। तो जब मिलते थे तो बड़ा फ़ख्र महसूस होता था। मंटू वगैरह से आपकी मुलाकात रही? मंटो बदकिस्मती से मेरा फलने के वक्त तक चल बसे थे। अच्छा कृष्ण जिंदा थे, जी उनसे मुलाकात रही और घनी मुलाकातें रही। जी बेदी से बहुत करीबी मुलाकातें रही। जी अब शुरू में तो कॉलेज के दिन थे, उन्हीं दिनों ये अपना चल बसे मंटो, मंटू वरना उनसे भी मुलाकात। जी। सर आपकी पैदाइश जो है 1925 की है। 1936 में हमारे यहाँ तरक्की पसंद तहरीक की शुरुआत होती है। 1955 में 50 के बाद जदीदियत का रुझान हमारे यहाँ आता है। आप अपने आप को क्या समझते हैं, किस तहरीक, किस रुझान के करीब पाते हैं आप अपने आप को अपनी तख्लीकी इजहार के लिए? तख्लीकी इजहार के लिए मैं सिर्फ तख्लीकियत को ज़रूरी समझता हूँ, जी मुशाहदे को ज़रूरी समझता हूँ। मेरे नज़दीक कोई अफसाना अपनी कोई एक राह पहले से तय नहीं कर लिया जाता कि मैं इस तरह के अफसाने लिखूँगा, जी बल्कि हर कहानी अपना रास्ता खुद आप डिक्टेट करती है और हमें दरियाफ्त करना पड़ता है उस कहानी का तरीका। वो दरियाफ्त ना कर सके तख्लीकी अंदाज से तो वो कहानी हो ही नहीं पाती। ये अफसाने में, फ़न में और आम बात में, विज़डम की बात में यही फ़र्क है कि विज़डम में आप बातें करके विज़डम की खुश हो लेते हैं, जी लेकिन अफसाने में आपको बिल्कुल बेनाम और गुम रह के कहानी लिखनी होती है औरों की। जी और अगर आप औरों की कहानी इस तरह जुड़ कर लिख सके कि यूँ ही लगे वो आपके साथ सारा मामला बीत चुका है, तो तभी धड़कन पैदा होती है तहरीर में। जी अहम बात ये नहीं कि आपने अफसाना बड़ा चालाकी से लिख लिया, अहम बात यह है कि क्या आप उस कहानी की वारदात को जी सके। वाह। अगर आप जी सके हैं तो कहानी आपकी हो गई, वरना मतलब अंदर से आवाज आए कि हाँ, पहले आप उस नहीं बाहर के हादसे को जी लें, जब आपका अंदर आपको वजूद मजबूत करे लिखने के नहीं लिए, तब आप लिखें। वो ये कहानी आपका हिस्सा बन जाए, जी महसूस हो आपको कि आपने उसे जी लिया है। और अगर वैसा नहीं होता तो कहानी यकीनन अच्छी नहीं होती। कहानी में हमने महज रिपोर्ट नहीं करना होता किसी बात को, यानी हम किसी वाक़या को ज़िंदगी में जो हमारे साथ पेश आता है इसलिए नहीं अहम समझते कि उसे हमें रिपोर्ट करना है, बल्कि वो इसलिए अहम होता है कि वो हमें पेश आया और उसने हमें मुतासर किया। जी तो यही हाल यहाँ है। जी। सर 47 का जो दर्द है, जो तकसीम का दर्द है, जाहिर है वो आपने भी महसूस किया होगा। आप वहाँ से पंजाब आए, फिर पंजाब से आप हिंदुस्तान से बाहर नैरोबी चले गए, फिर औरंगाबाद आए।
आपकी कहानियों में नैरोबी की फ़िज़ा है, नैरोबी का जिक्र है, औरंगाबाद है, हाँ, लेकिन जो दर्द 47 में रहा, जो तकसीम का दर्द था, हाँ। वो दर्द आपने किस तरह महसूस किया और फिर उसको तो मैं कहानी की कहानी शक्ल में में? बाकायदगी से है ना, जी यानी मेरी सारी अहम कहानियाँ दरअसल वो हैं जो मेरे साथ बीती हैं। यानी मैं कहानी में रिपोर्ट किसी की नहीं करता, जी बल्कि वो बीत जाती हैं, नागुज़ीर तौर पर बीत गई। जी यानी आपने उसे बड़ी ईमानदारी से जो निभा दिया जी तो आपने अपना काम किया, वरना चालाकी से आप अगर उसे रिपोर्ट कर गए तो वो कोई कहानी अहम नहीं काम हुई। नहीं है। हाँ, जी तो इस एतबार से मुझे जीने का कहानियाँ मौका मिलता रहा, और वो सारी तकलीफ़ें मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी ज़ाती तकलीफ़ें हैं, कि मैं किसी की बात को बयान नहीं कर रहा, बल्कि वो किस्सा जो है उसमें से मैं गुज़र चुका हूँ। तो ये ठीक रहा एक एतबार से। इससे हमारी हमदर्दी जो है वो ऐसी नहीं होती जैसे पड़ोसी की है, कि किसी के साथ कुछ पेश आ गया और आप जाके हमदर्दी कर आए। बल्कि कहानी में जो कुछ जहाँ भी पेश आता है वो एक साथ उस कैरेक्टर के साथ भी पेश आता है जिसके साथ पेश आ रहा हो, और ख़ुद कहानीकार के साथ भी पेश आ रहा होता है। तो वैसे जिया मैंने, वो सारा दुख झेला मैंने जी जो मेरे किरदारों ने झेला है। यानी कहानी बाजे बजाने के लिए नहीं लिखी जाती, बल्कि झेलने के लिए, दुख झेलने के लिए लिखी जाती है। और जो बाजे बजाने हैं तो और कई तरीके हैं बाजे बजाने के। तो आप देखिए हमारी अहम कहानियाँ वही हैं जो हमारे अफसाना निगारों ने जी कर लिखी। इसलिए नहीं लिखी कि उन्हें अपनी ये तारीफ़ करवाना था और खुशी के हीले जो हैं वो तलाश करने थे, बल्कि ये कि उन्होंने दुख को जीना था, औरों के दुख को जी पाना। अगर आप में ये अहलियत है तो आप अच्छे कहानीकार हैं। और जो औरों का दुख नहीं झेलते आप, और दावा करते हैं कि आपने बहुत अच्छी कहानी लिखी, तो एक चालाक कहानी तो उस तरह हो जाती है। और दुख झेली हुई कहानी जो है वो तो झेली जाती है, उसमें तो शरीक करना होता है लोगों को। जो बहुत से लोग आपकी तहरीरों में शरीक हो जाए तो ये खुशकिस्मती है आपके। सर, उर्दू फिक्शन के हवाले से, उर्दू कहानियों के, उर्दू नॉवेल के हवाले से हमारे जो बड़े नाकदीन अदब हैं उनकी राय कुछ अच्छी नहीं है। वो समझते हैं कि उर्दू फिक्शन उर्दू शायरी के मुकाबले में दूसरे दर्जे की चीज़ है। आप क्या समझते हैं एज ए कहानीकार? मेरा ख्याल है कि हतमी तौर पर कोई ऐसे आरा देना अच्छे क्रिटिक का काम नहीं होता। अच्छा जो नक्काद होता है, या नक्काद बात छोड़िए, अच्छा रीडर जो होता है उसका सबसे अहम काम ये होता है कि वो लिखे हुए में शरीक हो सके। अगर वो जो पढ़ रहा है उसमें शरीक हो गया है तो उसने पढ़ा है, वरना बाजे बजाने के लिए अगर वो लिख रहा है, पढ़ रहा है, तो उससे वो सीधा ही खुशियाँ माने। ये लिखने पढ़ने की क्या ज़रूरत है। पर तहरीर जो है, अदबी तहरीर, तख्लीकी तहरीर, वो बिल्कुल ऐसे ही होती है जैसे आपके साथ पेश आ गई हो। अगर वो पेश नहीं आपको आती तो उसमें तासुर पैदा नहीं होता। तो इतना दुख झेलना, इस पर आमादगी कि मैं झेलने के लिए तैयार हूँ, दुख झेलने के लिए तैयार हूँ, ये चीज़ आपको बनाती है राइटर। यानी ये नहीं है कि घोड़े पे बैठ के अय्याशी करने का मौका आया है या लोग नाम ले रहे, जय जयकार कर रहे हैं।
बल्कि सारी दुनिया में वो चीज़ें आम हो रही हैं जिसमें उन्होंने लिखा है, और वो ख़ुद बेनाम है। ये कोई आप गौर कीजिएगा, इसमें भी एक पहलू है सोचने का कि अल्लाह ताला गायब क्यों है। सबसे बड़ा तख्लीक़कार खुदा है और वो गायब है। इसी तरह राइटर भी अगर बहुत अहम तख्लीक़कार है, जितना अहम होता चला जाएगा उसकी गायब होने की चाह बढ़ती चली जाएगी। ये जो खुशियाँ मनाना और ये कि मैं शान और तमक्कुनत से अपनी बात करूं कि मैं लिखता हूँ, वो आपको ऐसा उम्दा तहरीर तख्लीक़कार नहीं बनाता। बिल्कुल बिल्कुल सर। तख्लीक़कार दरअसल वो है जो नज़र ही नहीं आता, सिर्फ महसूस होता है। अब ये कोई आम बात नहीं है, सोचने की बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा तख्लीक़कार खुदा हमें नज़र क्यों नहीं आता। सिर्फ इसलिए है कि तख्लीक़कार कहीं नज़र नहीं आता, उसकी तख्लीक नज़र आती है, उसकी तख्लीक नज़र आती है। तख्लीक जो है वो उसकी ज़ात का वास्ता नहीं होती, बल्कि उसकी ज़ात जो है वो तख्लीक की पाबंद होती है। जी अक्सर ये देखा गया है कि जब आदमी बहुत मशहूर हो जाता है और इनामात की बारिश होने लगती है उस पर और हर जगह उसका जिक्र होने लगता है, तो कहीं ना कहीं तख्लीकी सलाहियत मांद पड़ जाती है। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है, आपकी शोहरत भी रही, आपको इनामात भी मिले, और इन सब के बावजूद आप अच्छा अदब भी तख्लीक करते रहे। तो ये चकाचौंध वाली जो दुनिया है, उस दुनिया ने आपका खैर मकदम तो किया, लेकिन आपने उसका असर अपनी तख्लीक पे कहीं जाहिर नहीं होने दिया। तो ये बहुत बड़ा काम है, कर गए ये सब। ये आपकी मोहब्बत है, वरना हद आदमी जो है वो किसी न किसी हद तक थोड़ा कमीना ज़रूर होता है। ये कमीनगी जो है यकसर उससे खाली हो जाना, ये कोई गैर इंसानी फ़ेल हो जाता है। जहाँ तक आप अपनी इंसानियत को कायम रखे हुए हैं, वहाँ आपके यहाँ जो थोड़ी बहुत ज़ायद हरकतें हैं, जो ख़राब हरकतें हैं, वो भी होती रहे, आम इंसान आप नज़र आते रहे, तो मुमकिन लगता है कि आप अभी मरे नहीं हैं। लिखना जो है दरअसल झेलने का नाम है। बाजे बजाने का जैसे बात कर रहे थे हम, मुकाम नहीं है। झेलिए, जितना दुख आप झेल सकते हैं उतना ही अच्छे फनकार होंगे। इस एतबार से अल्लाह ताला हम सब के दुख भी झेलता है, हमारी खुशियाँ भी झेलता है। तो आप इसको खुशकिस्मती कह लें या क्या कहें, ये इंसान का भी ये जो ये वतीरा है उसे भी इससे फरार नहीं है, ज़रूरी है। सर आपने जो है अंग्रेज़ी में एमए किया, सारी ज़िंदगी अंग्रेज़ी पढ़ाई, लेकिन आपने अपने तख्लीकी इजहार के लिए उर्दू ज़बान को चुना, ऐसा क्यों? हालांकि आप अंग्रेज़ी में लिख सकते थे, आप हिंदी में लिख सकते थे, उर्दू में ही आपने क्यों लिखा? वो ये है कि अंग्रेज़ी तो मैं पढ़ाने के लिए पढ़ा। जो तरीक़ा होता है ना आपके सीखने का, तो ज़ुबान सीख रहा हूँ, एक ये होता है। एक के ज़ुबान जी रहा हूँ, तो मैं कौन सी ज़ुबान जिया? पंजाबी ज़ाहिर है मैं हूँ, तो पंजाबी ही आम तौर पर जीता था। लेकिन ऐसे हालात भी होते हैं कि आप अपनी मखसूस जो है आदतें किसी मखसूस ज़ुबान में जीते हैं। तो मेरे यहाँ पढ़ने लिखने का अमल जो है बहुत ज़्यादा उर्दू की हद तक रहा। शुरू में अंग्रेज़ी पढ़ता था ज़रूरतन, या फिर जो बहुत अच्छे नावल आते थे, या फिर जब बड़ी उम्र हो गई
तो अंग्रेज़ी की तरफ ज़्यादा माइल हो गया। जी वरना अब हमारे यहाँ आसपास उर्दू का ही रवाज था, उर्दू में जीते थे, उर्दू में खेलते थे, उर्दू में सांस लेते थे। तो जब ये हो सिलसिला तो जाहिर है कि इजहार वो की ज़बान उर्दू भी में ही उर्दू की लिखे। होगी। हाँ लेकिन सर आपसे एक सवाल तो मुझे ये करना है हाँ कि उर्दू ज़बान में जो फिक्शन लिखा गया, हालांकि वो बहुत पुरानी रिवायत नहीं है, हाँ, हाँ। 200-125 साल की रिवायत है, और आप हमारे खुद बहुत अजीम फिक्शन राइटर हैं, और आपने मगरबी अदब बहुत पढ़ा है, तो क्या आपको लगता है कि उर्दू में इस तरह की कहानियाँ या नॉवेल लिखे गए हैं जो हम कह सकें कि हाँ मगरबी या जो बड़े नॉवेल, दुनिया के बड़े नॉवेल लिखे गए हैं, जैसे दोस्तोयेव्स्की ने लिखे या टॉल्स्टॉय ने लिखे, या इन नॉवलों में रखा जा सकता है किसी उर्दू के फिक्शन की किसी ये नहीं, कहानी को? ये जो सवाल है ना कि ऐसा हो सकता है, इसे मैं गैर ज़रूरी समझता हूँ, इसलिए कि अंग्रेज़ी में मैंने, इंग्लिश में मैंने एमए किया है और पढ़ाता रहा हूँ सारी उम्र अंग्रेज़ी, और फिक्शन ही पढ़ाता रहा हूँ। मेरा इल्म जो है वो ये है कि आप इसलिए नहीं पढ़ते कि आपने पढ़ाना होता है, आप उसमें डूब जाते हैं। अब किस में डूबेंगे? वाक़यात जो हैं वो आपको डूबने में मदद करते हैं। तो ज़ाहिर है कि कहानी जो है वो सिलसिला बनता है ज़हन में बाकायदा, और उस सिलसिले से आपके यहाँ फ़न पनपना शुरू होता है, बड़े फितरी अंदाज से पनपता चला जाता है। तो बनावट अगर ना हो आदमी में तो वो सिलसिला जल्दी बन जाता है। और अगर इसलिए आदमी लिखे कि औरों को मरूब करना है या अपनी ज़ुबान निभाने के लिए लिखे, तो बात नहीं बनती। आप कहानी लिखते हैं, आप ज़ुबान नहीं लिख रहे होते। अब गौर कीजिएगा इस जुमले पर। जी 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 जब आप कहानी अंग्रेज़ी में लिखते हैं तो आपने अंग्रेज़ी नहीं लिखी, आपने कहानी लिखी है। अगर वो कहानी हो गई है तो जिस ज़ुबान में आपने लिखी है वो उसमें हो गई है, लेकिन आपको ये फ़ख्र नहीं होगा कि देखिए मैंने अंग्रेज़ी में कहानी लिखी है। ये जाहल किस्म की तरीका है ये सोचने का कि अंग्रेज़ी में कहानी लिखता है। अब या कहानी लिखते हैं या आप कहानी नहीं लिख सकते, और वो जो जिस ज़ुबान में भी हो जाए, जिस ज़ुबान में आप पर बातें उतरती हो, हंसी की तरह, रोने की तरह, फितरी तौर पर आप उस ज़ुबान में लिखिए। लेकिन सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि उर्दू फिक्शन एक तरफ है और एक तरफ मगरबी फिक्शन है, और मगरबी फिक्शन में बहुत मास्टरपीसेस लिखे गए हैं। हाँ, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या उर्दू में कुछ इस तरह की कहानियाँ, बहुत इस तरह है, के नॉवेल बहुत लिखे गए है, हैं? बहुत है। अब ये है हमारी बदकिस्मती कि हम उस तरह मशहूर ज़ुबान नहीं हैं, जी उर्दू जो है या हिंदी। अपने माहौल में जैसे उर्दू में कहानियाँ लिखी जाती है, अपने माहौल में, उसमें ज़ाहिर है कि उस माहौल के अंदर वो बेहतरीन कहानियाँ कई हैं, और उन कहानियों का अपने मखसूस अंदाज से अगर मुकाबला किया जाए अंग्रेज़ी कहानियों से उनके मखसूस अंदाज से, तो कम नहीं पड़ती। अच्छी हैं कई, बुरी भी हैं, तो बुरा कई। तो लिखा जा रहा है, हाँ तो हाँ, है। पूरा अंग्रेज़ी में भी लिखा जा रहा है। ज़बान में। तो हम यानी कोई चीज़, अदब जो है उसको सिर्फ ज़ुबान के बलबूते पर बड़ा या छोटा नहीं कहते। यानी वो ज़ुबान जो आपके पास फितरी बनती हो, सच्चे तौर पर आ रही हो, उसी ज़ुबान में ही आपको लिखना होता है। किसी को मरहूब करने के लिए, ये ज़ाहिर करने के लिए कि आपको अंग्रेज़ी बहुत आती है, आप अंग्रेज़ी में लिखे, तो आप बेवकूफ़ हैं। आप सीधा ही वो सादाना रंग को अख्तियार कीजिए। फ़न में तो फ़नकार वो गायब होता है जो बिल्कुल गायब हो, कहानी में नज़र ही ना आए। क्या ये इत्तिफाक है हाँ कि खुदा नज़र क्यों नहीं आता? क्योंकि वो फ़नकार है, सबसे बड़ा फ़नकार है,
और उसने ये मिसाल एक कायम कर दी है कि अगर आप भी फ़नकार बनना चाहते हैं तो अपने नाम पर इसरार ना करें। लोग नाम लेते हैं तो ले, जी वो तुम्हारा धंधा नहीं है। जी अब गायब हो जाइए, बिल्कुल गायब। इतना हौसला अगर आदमी में हो तो वो आर्टिस्ट है, और जो हौसला ना हो और उसकी ख्वाहिश हो कि बाजे बजते रहे तो फिर कहानी लिखने की क्या ज़रूरत है। सर, एक सवाल कि आप उर्दू में सबसे बड़ा फिक्शन आपके नज़दीक उर्दू में सबसे बड़ा कहानीकार कौन है? बड़ा छोटा फनकार या नहीं आपका होता। पसंदीदा कहानीकार कौन है, अगर इस सवाल को हम इस तरह पूछें? नहीं, ये भी कहना गलत है, क्योंकि कई आदमी एक जगह पे बहुत उम्दा है, दूसरी जगह पे वो निचले तौर पे जा रहे हैं। ज़िंदगी की तरह है कि उन्होंने इस तरह जिया, ऐसे दे दिया। मंटो को लोग बहुत अच्छा कहते हैं क्योंकि उसने सारा जी के लिखा है, जी सहा है। सहने की जुर्रत आप में अगर है, अपनी सोच को सहना, तो आप अच्छे फनकार हैं। वैसे दूसरे भी कई हैं, एक वही था नहीं था, वो ज़रा ज़्यादा उसको आदत थी, इसलिए उसने ज़्यादा अच्छी कहानियाँ लिखी। तो जितना दुख आप पे झेलने की इस्तेदाद है उतने ही ज़्यादा आप अच्छे फनकार हैं। इससे अभी सर हाल ही में दुनिया अदब के बहुत बड़े कहानीकार का इंतकाल हुआ, मार्कीज़ का। और मार्कीज़ पे क्या मार्कीज़ का असर कुछ हम लोगों ने कबूल किया? असर ऐसा नहीं होता जी कि दूसरे लोग जो है वो रोते चले जाए। जी ऐसे होता है, कई बार वो आदमी नोट हो जाता है मरने के बाद, कई बार ज़िंदगी में नोट हुआ होता है, कई बार मुतासर होते हैं जब वो फ़न जो है काफ़ी अपनी तहें बटा चुका हो बार बार पढ़ने से। तो कई बार ऐसे इसलिए कि वो बहुत लोग उसको जी लिए होते हैं, जी और 1000 साल के बाद वो बाहर आना शुरू होते हैं जी लिखा हुआ। तो लिखा हुआ, अहम तर लिखा हुआ जो है, वो मुतासिर करता है दूसरी ज़बान में। वो तो उसमें हरकत जो है वो होनी चाहिए, जी और उसे राइटर को पेश नहीं करना होता उस चीज़ को, जी उस चीज़ को पेश करना होता है जो उसमें लिखी लिखी गई गई है। है। तो जो हमें अपने आप को पेश करने की इल्लत लग जाए तो उससे कहानी बिखर जाती है, ख़राब हो जाती है। सर, आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या आप, एक नस्ल वो है जो कृष्णचंद्र, मंटो, प्रेमचंद, अस्मत, कुरतुलैन हैदर की है, उसके बाद एक नस्ल वो है जिसमें आपने लिखा और इंतज़ार हुसैन ने लिखा, बलराज मेहंद्रा ने लिखा, सुरेंद्र प्रकाश ने लिखा, और उसके बाद ऐसा तो नहीं है कि फिक्शन लिखना बंद हो गया, उसके बाद 2 लिखने वाले मौजूद हैं। आप नई नस्ल से कुछ तवक्कात रखते हैं उस तरह की कि कुछ लिखने वाले मौजूद हैं उर्दू में जो लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं? जब तक ज़िंदगी है उस वक्त तक लोग बनते बिगड़ते रहते हैं। मेरा यकीन है कि उर्दू की रवायतें उर्दू को मरने से बचाए रखेंगी, अच्छी तहरीरें आती रहेंगी और लोग पढ़ते रहेंगे। ऐसा नहीं है ज़ुबान जा रही है, कोई ज़ुबान इतनी फैली हुई जो हो और इतना अदब उसमें लिखा गया हो तो वो आसानी से मरती नहीं, आसानी से इंसान के बातन से निकलती नहीं, किसी न किसी शक्ल में वो हमारे अंदर रहती है। इजहार का मौका एक ज़िंदगी का वसीला है। अगर मुझसे कहा जाए कि आप जीते क्यों हैं, तो ख़्वाह मैं इसका एतराफ़ करूं या ना करूं, ये निहायत अहम है कि मैं इसलिए जीता हूं कि मैं अपने आप को इजहार करना चाहता हूं। अब आपके यहाँ अगर ये चीज़ ना रहे तो ज़िंदगी के वसाइल जो हैं वो महदूद होते होते इतने कम हो जाएं कि इंसानों और कीड़ों मकोड़ों में कोई फ़र्क ना रहे। तो इजहार जो है निहायत अहम चीज़ है। अदब का वसीला, सबसे बड़ा वसीला इजहार की क़ुव्वत है।
ये थे उर्दू अदब और उर्दू फिक्शन के निहायत ही मोतबर और अहम नाम, जिन्होंने उर्दू फिक्शन को नई जहत दी और जिन्होंने उर्दू का एक लंबा ज़माना देखा है। आपने तरक्की पसंद तहरीक को भी देखा है, आपने जदीदियत को भी देखा है, और जैसे आपने इंटरव्यू में सुना कि कृष्ण चंद्र से आपके ताल्लुकात रहे हैं, बेदी से रहे हैं। तो ये हमारे उर्दू अदब का सिर्फ फिक्शन का अहम नाम नहीं है, बल्कि हमारी उस रिवायत का भी बहुत अहम नाम है, जो बहुत पुरानी रिवायत है। और जैसे कि आपने सुना भी कि उर्दू ज़बान के हवाले से जिस तरह उर्दू को जोगिंदर पाल साहब जी रहे हैं, जब तक उर्दू ज़बान को या किसी भी ज़बान को इस तरह जीने वाले लोग मौजूद रहेंगे, ये ज़बान ज़िंदा रहेगी, इस ज़बान का अदब ज़िंदा रहेगा। जोगिंदर पाल साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।